जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए लुसेंट बुक से जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सेशन में एंड तक बने रहें। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ध्रुव, देवपाल, धर्मपाल या महिपाल ने? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो पाल वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना है। धर्मपाल ये पाल वंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मिलान करिए। इधर राजवंश के नाम है और इधर संस्थापक है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से, सोच समझ कर आंसर करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसमें आपको मिलान करना है। इसमें कूट, देखिए इसके ऑप्शन जो है कूट के रूप में दिए जाते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसके ऑप्शन रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, पल्लव राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंह विष्णु। चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग, आप सभी जानते हैं। और डी जो है इसका आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा विष्णुवर्धन। तो इस तरह से आप मिला सकते हैं। अबुल फजल ने लिखा है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली रात 8:30 बजे बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो देखिए, अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे पूछे कि आईने ए अकबरी किसने लिखा है, तो ये भी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो देखिए, किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? इसका सही जवाब है फिजी को। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिक संतुलन में बाधा डालता है? टाइम्स अप। तो देखिए, लकड़ी काटने से क्या होता है? पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा पहुंचती है, क्योंकि इसमें पेड़ों की संख्या कम हो जाती है। तो सही जवाब होगा लकड़ी काटना। भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा संलग्न है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, भारत के टोटल 9 राज्यों से समुद्र तट रेखा संलग्न है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और 9वां तमिलनाडु है। ध्यान रखना है। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन तमिलनाडु, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा की गई है? मैकमोहन रेखा, डूरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन या मैगिनोट लाइन? तो देखिए, इसका सही जवाब जो ये बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है रेड क्लिफ लाइन। ये जो रेखा है, सर सिविल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सीमांकन 17 अगस्त 1947 को किया था। तो याद रखना है, रेडक्लिफ लाइन को कब खींचा गया था? 17 अगस्त 1947 को। किसने खींचा था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए, सेशन आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। तो ये किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में
पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? सोच समझकर आंसर करना है। चलिए, तो देखिए प्रश्न 9 के लिए राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने INS सिंधु रक्षक पर 13 फरवरी 2006 को यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश बंधु इनकी उपाधि है? BR अम्बेडकर, CR दास, BC पाल या रविंद्रनाथ टैगोर? तो देखिए देश बंधु जो है ये किनकी उपाधि है? तो ये चित्तरंजन दास को बोला जाता है देश बंधु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी ऑप्शन CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास। ध्यान रखना है, चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के नेता थे। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य पहला उद्देश्य क्या था? चलिए आंसर करते जाएंगे। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है ये 1951 से लेकर 1956 तक था, याद रखना है। और इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, इसलिए कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। यह योजना मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषि विकास। चलिए आगे देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में स्थित है, याद रखना है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? चलिए आंसर करते जाएंगे, बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है। तो देखिए ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? इसका सही जवाब है तृतीय में, याद रखना है। ऋग्वेद भारत का प्राचीनतम वेद है। इसमें कुल 10 मंडल है जो भिन्न भिन्न ऋषि मुनियों को समर्पित है। इसके तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जिसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई, याद रखना है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? तो विश्वामित्र ने। और गायत्री मंत्र जो है ये किसको समर्पित है? तो सावित्री देवी को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चलिए दोस्तों आंसर बताएंगे, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने मालवा विजय की स्मृति में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। कहाँ पर? तो चित्तौड़ में, ध्यान रखना है। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे आप सभी। तो देखिए बात करें गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुआ था। इसीलिए गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है। और गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आचार्य केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रनाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। याद रखना है कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में। कब? तो 1867 में। किसने किया था? तो महादेव गोविंद रनाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। तो ऑप्शन में आपका आत्माराम पांडुरंग है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन ए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, चलिए आंसर करते जाएंगे, किसका आधार बना? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट है
ये भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और देखिए इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया था। तो इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी, जिसमें सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था थी। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्लान में चयनित पहला शहर कौन सा है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्लान में चयनित पहला शहर कौन सा है? इसका सही जवाब है सी ऑप्शन भुवनेश्वर है, ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, किसमें होता है? चलिए तो देखिए आपको सबसे पहले याद रखना है कि प्रकाश की चाल जो है ये भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। तो सबसे अधिक जो होता है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिकतम होती है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। हैली पार्क का नया नाम क्या है? चलिए तो देखिए हैली पार्क का नया नाम क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। बी ऑप्शन सही जवाब है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है ये देश का प्रथम सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में रामनगर यानी कि नैनीताल से सटा हुआ है। वर्ष 1936 में इसकी स्थापना राज्य के तत्कालीन गवर्नर सर हैली के नाम से हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? चलिए तो देखिए संविधान के आर्टिकल 356 के अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक विषयों का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान हो। याद रखना है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 80(1) के तहत। तो सही जवाब हो जाएगा 12 सदस्यों को। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? टाइम्स अप। तो देखिए संविधान के आर्टिकल 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। चमगादड़ के द्वारा परागन को क्या कहते हैं? चलिए तो देखिए चमगादड़ के द्वारा परागन को क्या बोलते हैं? तो चिरोप्टेरोफिली कहते हैं। इसका सही जवाब है चिरोप्टेरोफिली। बीजों के अंकुरन के दौरान क्या होता है? चलिए तो देखिए अंकुरन प्रक्रिया के दौरान बीज जो है ये श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा ऊष्मा विमुक्त होती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऊष्मा निकलती है। निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो किस वेद में है? ये यजुर्वेद में है। सी ऑप्शन सही जवाब है, ध्यान रखना है। ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है। अथर्ववेद ये सबसे बाद का वेद है। और संगीत का वेद किसको बोलते हैं? तो सामवेद को बोलते हैं। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था? टाइम्स अप। तो देखिए बिहार में 1 अक्टूबर 1967 को देश में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश TL वेंकटरमन अय्यर की अध्यक्षता में
एक आयोग का गठन किया गया था। किस राज्य में? तो बिहार में। कब? तो 1 अक्टूबर 1967 को। फ्रांस की राजधानी क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए कैस्पियन सागर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। डूरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? चलिए तो देखिए 2640 किलोमीटर लंबी डूरंड रेखा है। ये पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की संयुक्त सीमा रेखा है। तो सही जवाब है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, याद रखना है। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। बहुत बच्चे इसका आंसर भारत और अफगानिस्तान करते हैं तो वो भी सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान रहे तो आपको आंसर करना पड़ेगा पाकिस्तान अफगानिस्तान, ना कि भारत और अफगानिस्तान। किस जोन को, यहाँ पे जोन होगा इस तरह से, किस जोन को विभाजित कर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर का गठन किया गया था? चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पूर्व रेलवे को। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर बिहार में है। डाक टिकट में दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए डाक टिकट में दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला मीराबाई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सरोजनी नायडू को ध्यान रखना है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है? तो देखिए पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने के कारण पृष्ठ तनाव है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए आंसर करते जाएंगे। इधर देखिए परिवर्तन है, जैसे कि द्रव से कोई भी चीज़ गैस में परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलेंगे? गैस से द्रव में क्या बोलेंगे? ठोस से अगर कोई चीज़ डायरेक्ट गैस में बदलता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? तो देखिए इसको मिलाते हैं। सबसे पहले याद रखिए वाष्पन की प्रक्रिया में क्या होता है? तो इसमें द्रव से गैस में परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं ऊर्ध्वापातन में क्या होता है? तो कोई भी चीज़ ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है, उसको ऊर्ध्वापातन बोला जाता है। और हिमीकरण में क्या होता है? तो गैस से द्रव में परिवर्तन को हिमीकरण कहते हैं। और पिघलना जो है ये ठोस से द्रव में परिवर्तन को पिघलना कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि वाष्पन का आपका कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ऊर्ध्वापातन का 3 नंबर हो गया, हिमीकरण का 2 नंबर और 4 का आपका 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? चलिए तो देखिए इसका प्रयोग प्रदूषक नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा प्रदूषण? तो वायु प्रदूषण, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 माइक्रोन किसके बराबर है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, यहाँ मिलीमीटर में पूछा जा रहा है। तो 0.001 मिलीमीटर होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है 0.001 mm। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्रकाश वर्ष किसकी एक यूनिट है? चलिए आंसर बताएंगे। 1 प्रकाश वर्ष किसकी एक यूनिट है?
तो ये दूरी की इकाई है। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? तो देखिए, अगर बात करें वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो ये 0.03% है। याद रखना है कितना है, 0.03% है। और ऑक्सीजन कितना है, तो 21% के आसपास ऑक्सीजन है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है। तो देखिए, एक भी ऑप्शन में नहीं है। हमको लगता है बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, 0.03% कर लेंगे तो सही जवाब होगा। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, निम्न में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने 40 प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ ये लूसेंट का मॉक टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है।